Right. Next heading. Electric field intensity due to charge sheet of infinite extension. Electric field intensity due to charge sheet of infinite extension. ठीक है, तो हम इस आर्टिकल में जो है इनफाइनाइट एक्सटेंशन की चार्ज शीट से फील्ड निकालेंगे। ठीक है, कोई चार्ज शीट है हैविंग इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट वेट, उसके चारों तरफ कितनी फील्ड है, किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी किस इक्वेशन से डायरेक्ट किया, किस इक्वेशन से निकाला जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन डायरेक्ट करेंगे, इक्वेशन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चार्ज शीट क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये अभी इसके पहले हमने बताया था। इसके पहले आप लोगों को चार्ज शीट क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, बताया था। इसका इस डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो देखिए सेम और फिर करेंगे जो आपने पिछले आर्टिकल में दिए हैं। इसमें क्या करेंगे, एक चार्ज शीट लेते हैं। इसको हम डॉट बार से दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि है इनफाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट ब्रेथ ना। तो इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेथ से जो है एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको जो यूनिफॉर्म चार्ट दिया जाता है। Let Q charge is given. Let Q charge exist over area A. जैसे इसका तो इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट एरिया होगा, लेकिन इसमें से छोटी एक एरिया हम ए ले लेते हैं। इस एरिया पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एरिया ए पर जो है Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, Q चार्ज है। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एरिया, ये हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ये आपकी हेडिंग है। क्वेश्चन ये बनता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो चलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बताओ। इसके पहले हमने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया था, चार्ज ओवर यूनिट सरफेस, चार्ज ओवर यूनिट सरफेस क्या करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए होती है, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पॉइंट P पर फील्ड निकालना है। एक पॉइंट P इस शीट के पास, इस शीट के क्लोज एक पॉइंट P ले लेते हैं ना, विच इज दैट डिस्टेंस ऑफ शीट से क्या करते हैं, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, फील्ड निकालना। ठीक है, अब फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम, अब एक गॉस सरफेस ड्रॉ करेंगे, जिससे फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमको एक गॉस सरफेस चाहिए, कोई इस पास से पॉइंट P, हमको एक ऐसा गॉस सरफेस है जो पॉइंट P से जाएगा ना। ठीक है, तो सरफेस को इस पास से पॉइंट P, गॉस सरफेस पास से पॉइंट P क्या होगा बताओ, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा। जैसे चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट से सिमेट्री वाले ज्योमेट्री क्या होगी, ये आपकी चार्ज शीट है, इससे सिमेट्री बनाने वाले शीट ज्योमेट्री ये होगा सिलेंडर ना, ये ज्योमेट्री होगा। मतलब ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P है। ठीक है, तो पॉइंट P से जाने वाला और इस चार्ज शीट से सिमेट्री रखने वाली ज्योमेट्री क्या होगी, सिलेंडर होगी ना। ठीक है, अब इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर क्या होगा बताओ, हर पॉइंट पर फील्ड सरफेस, इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, एक ही रहेगा। फील्ड क्या रहेगा बताओ, एक ही रहेगी, और फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी ना। तो ऐसा ही सरफेस क्या कहलाता है बताओ, गॉस सरफेस कहलाता है। ऐसा सरफेस क्या कहलाता है, गॉस सरफेस ना। सरफेस at which at each point intensity of electric field is
सेम एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस कहलाता है। ये सिलेंडर क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी से जाने वाला गॉसियन सरफेस क्या होगा? फॉर डिस्चार्ज शेप, डिस्चार्ज शेप के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, है ना। तो चलिए हम सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाला गॉसियन ये सिलेंडर बना लीजिए, है ना। ये आपका ये सिलेंडर बेस है गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसके हर पार्ट पर पेड़ होने का मतलब सरफेस का नाम होगा, सरफेस का नाम होगा। ठीक है, और सेम होगा, है ना। तो ये आपका गॉसियन सरफेस बन गया। अब गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना, गॉसियन सरफेस। ये आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो आप देखिए इस गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए। गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चाहिए? चार्ज ना। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ले लीजिए। ठीक है, तो आप ये क्रॉस सेक्शन हम ये ले लेते हैं। कोई पास से थोड़ा दी सिलेंडर ना, सिलेंडर के अंदर से केवल एक क्रॉस सेक्शन रहेगा ना, एक क्रॉस सेक्शन केवल पास होगा। देखिए सिलेंडर के अंदर खाली एक सरफेस है ना, इतने एरिया में जो पार्ट आ रहा है वो है। ठीक है, तो वो एरिया हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया हम कितना ले रहे हैं? डी ए। ये एरिया कितना ले रहे हैं? डी ए। छोटी सी एरिया ले रहे हैं आप, इसकी वैल्यू डी ए ले रहे हैं। ठीक है, तो डी ए एरिया आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा और डी ए क्रॉस सेक्शन है। डी ए क्या है? क्रॉस सेक्शन। तो पहले इस सिलेंडर पर जो चार्ज होगा, इस क्रॉस सेक्शन पर जो चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, क्योंकि सिलेंडर का एक सरफेस डी ए ये सिलेंडर से पास होगा ना। देखिए इस तरह चार्ज नहीं रखा, बीच में सीट है आपकी। जब बीच में सीट है तो खाली सीट का वो पार्ट जो इसके अंदर है उसमें जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वही तो चार्ज सिलेंडर के अंदर आएगा। और सिलेंडर के अंदर चार्ज ही हमारा क्या है? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बनेगा, है ना। ठीक है, जैसे सीट आपने यहाँ रखा है ना, ये सीट आपने मान इसको सीट ले लिया आपने, तो सीट इसके अंदर जब रखा है, ठीक है, तो सीट के अंदर क्या है? तो एक छोटा सा सरफेस का लिए ना सीट पर, है। तो जो छोटा सा सरफेस डी ए है, इसी पर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वही सिलेंडर के अंदर आएगा। सिलेंडर का अंदर आने मतलब गॉस सरफेस के अंदर आएगा, क्योंकि सिलेंडर आपका क्या गॉसियन सरफेस है ना, इसलिए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आपका आएगा? चार्ज ओवर डी ए, चार्ज ओवर डी ना। और देखिए यूनिट एरिया पर चार्ज कितना आपने मान दिया है? यूनिट एरिया पर जो चार्ज है सिग्मा है, यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है? सिग्मा। तो डी एरिया पर चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा डी ए हो जाएगा। यूनिट एरिया पर जैसे यूनिट एरिया पर चार्ज आपका सिग्मा, डी एरिया क्या होगा? सिग्मा डी ना। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा? मतलब चार्ज inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। तो Gaussian surface के अंदर जो चार्ज होगा Gaussian surface, तो चार्ज inside the Gaussian surface होगा d की वैल्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू सिग्मा इंटू डी है। ठीक है, है ना। अब चलिए अब इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो गॉस थ्योरम लेने के लिए लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? मतलब एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, और टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड बन जाएगी, वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बन जाएगी ना। यहाँ टेस्ट चार्ज हम रख रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज हमारा किधर भगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव है ना। जब पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो टेस्ट चार्ज आपका क्या होगा, आर माने रेडियस के लंब, एक्सिस के लंब भगेगा, एक्सिस को क्या होगा, दूर भगेगा ना। ये आपकी एक्सिस है, सिलेंडर की एक्सिस बनेगा ना, तो एक्सिस के लंब जो है आपका दूर भगेगा। या फिर ये एक्सिस के सरफेस पर, इस फ्लैट सरफेस का नाम है एक्सिस, क्या होता है इस फ्लैट सरफेस का नाम है ना। लेकिन इस फ्लैट सरफेस के नॉर्मली फील्ड है, इस फ्लैट सरफेस के फील्ड हमारी क्या है, नाम है ना। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। ठीक है, तो ये फील्ड सरफेस का नॉर्मल है और सरफेस भी नॉर्मल होना है ना, माने एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होना है। तो दोनों क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन हो गए, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, एक ही हो गया। ये आपका फील्ड भी हो गए, ये एरिया वेक्टर भी हो गए, फील्ड एरिया वेक्टर हो गए ना। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहाँ पर है तो ये सेम थिंग यहाँ पर होगा ना। चार्ट टेस्ट चार्ज आपका रिपेल होकर किधर बढ़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गए। एरिया वेक्टर इस प्लेट सरफेस के नॉर्मल होगा, तो इस प्लेट सरफेस के नॉर्मल क्या चीज हमारा एक्सिस है। ठीक है, मतलब एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के अलावा आपका फील्ड भी है और एक्सिस के अलावा आपका एरिया वेक्टर भी, दोनों। ये तो फ्लैट सरफेस के लिए हो गया। इसमें देखिए इस गॉसियन सरफेस में दो सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, एक फ्लैट है, ये सरफेस क्या फ्लैट, ये सरफेस क्या फ्लैट, और ये सब साइड वाले सरफेस क्या कर्व, साइड वाले सरफेस क्या मतलब कर्व। ये तो सिलेंडर का एक और सरफेस है ना, जैसे सिलेंडर है तो ये सिलेंडर पे एक और सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, ये सब कर्व है ना। और ये क्या है, फ्लैट है, ये क्या है फ्लैट, ये आपका फ्लैट है ना। ठीक है, तो इस टाइप से इसके पास देखिए एक फ्लैट सरफेस इधर है, एक फ्लैट सरफेस इधर है, एक कर्व सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस के लिए आपने निकालिए फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब कर्व सरफेस के लिए दिखाते हैं, तो कर्व सरफेस के लिए देखिए क्या होगा, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लीजिए, तो छोटा सा एरिया वेक्टर लीजिएगा, तो डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर आपको हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका डी, ये हो गया डी है ना। और ये क्या है बताओ, और यहाँ पर जब चार्ज रखेंगे तो चार्ज किधर लगेगा, देखिए इस कर्व सरफेस का एरिया, इस कर्व सरफेस का जो डायरेक्शन है, इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, या कह लीजिए एलॉन्ग एक्सिस है, एलॉन्ग क्या है, रेडियस नॉट एक्सिस। यहाँ पर एलॉन्ग रेडियस होगा ना, रेडियस इज नॉर्मल टू द at each point of the surface of cylinder, है ना, क्योंकि each cross section of cylinder is a circle ना, और circle each point of circle is normal to the radius makes 90 angle with the radius ना। ये जो है ये r की डायरेक्शन है, ये आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है एलॉन्ग आप कह लीजिए रेडियस। अच्छा, आप फील्ड डायरेक्शन निकाल लीजिए। फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए। अब एक टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, वो डायरेक्शन फील्ड हो जाएगी। तो टेस्ट चार्ज आपका किधर मूव करेगा, तो अभी पर हम देख सीट से दूर भागेगा ना, एलॉन्ग द सरफेस। तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब ये एलॉन्ग पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा, फील्ड डायरेक्शन आपकी पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगी ना। और ये जो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, यहाँ पर जो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, इसलिए दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। माने कर्व सरफेस पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 एंगल बनेगा। कितना बनेगा, फील्ड और एरिया के बीच 90 एंगल बनेगा। और फ्लैट सरफेस पर जो फील्ड और एरिया के बीच कैसा एंगल बन रहा है, 0। कितना बन रहा है, 0 बन रहा है ना। ठीक है, तो चलिए थीटा, ये थीटा आपका फ्लैट, थीटा फ्लैट है, और ये थीटा कर्व, थीटा कर्व की वैल्यू 90 है ना। अब चलिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक
रिगार्डिंग टू बात करना क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ वेक्टर। तो देगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए cos 0 तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितना बने, यहाँ पर जो डी क्यू सिग्मा क्यू क्या चीज है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है आपका डी क्यू, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है डी क्यू ना, यहाँ कह देंगे डी क्यू लिखेंगे अपान एप्सिलॉन नॉट लिखने है। अब देखिए ई क्या होता है, ई जो है ना फील्ड इट इज फील्ड एट द सरफेस ऑफ एट द गॉसियन सरफेस ना, ठीक है। तो फील्ड है यहाँ पर ठीक है। अब ठीक है, देखिए इस पर सरफेस के दो पार्ट हम करते हैं, एक फ्लैट और एक कर्व, ठीक है। तो चलिए फ्लैट पार्ट में ब्रेक करिए, ये देगा फ्लैट ई डी ए। तो फ्लैट पार्ट के लिए थीटा का मान कितना है 0 है, तो ई डी ए का 0 बन जाएगा। अब कर्व सरफेस में ब्रेक करिए, तो कर्व उसको सी से दिखा दे रहे हैं, या पूरा चलिए लिख दीजिए फ्लैट कर्व लिख दीजिए। तो कर्व के लिए आपने क्या थीटा की वैल्यू निकाला है, कर्व के लिए आपने 90 डिग्री निकाला, कितना निकाला 90 डिग्री है। और डी की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, सिग्मा डी निकाला है, यहाँ पर सिग्मा डी, ठीक है। अब देखिए ई क्या होता है, ई आप अभी कह रहे थे कांस्टेंट है, ये क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाइड ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम, तो ई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन में बाहर हो जाएगी, ई को बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैट ए, ठीक है, डी ए इनटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दीजिए। अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होता है, देख cos 90 की वैल्यू क्या होता है, हैं cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना। तो सिग्मा इनटू डी ए यहाँ 0 लिख दीजिए। तो ये पार्ट तो आपका 0 होगा, क्योंकि किसी क्वांटिटी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सिग्मा का इंटीग्रेशन क्या बताता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैट डी, तो मैंने इसका मतलब फ्लैट में जितनी एरिया सबको जोड़ना है, फ्लैट में जितनी एरिया है सबको क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ना। तो देखिए फ्लैट में दो एरिया आपके पास है, एक एरिया डी ए यहाँ पर है, एक एरिया डी ए यहाँ पर, इसलिए इंटीग्रेशन फ्लैट डी ए क्या हो जाएगा 2 डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा e into 2 डी इंटू 2 डी ए ना, अपने 0 इक्वल टू सिग्मा डी, ठीक है। तो डी ए से डी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू कितनी कर देगा, ठीक है, अपन एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू सिग्मा डी है, एप्सिलॉन नॉट आपको बना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ बना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ बना रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा आपका सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू 2 डी, ठीक है, सिग्मा डी। तो देखिए 2 डी ए से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ई स्क्वायर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। So this is the electric field intensity due to charge sheet of infinite distance, है ना। This is the expression for intensity of electric field due to charge sheet of infinite distance ना। तो देखिए इस इक्वेशन में जो है कहीं पर r नहीं ना, पोजीशन नहीं, पोजीशन ऑफ पॉइंट नहीं, मतलब देखिए r नहीं है इसमें, हाँ। तो p पॉइंट चाहे पर p पॉइंट शीट के क्लोज होगा या शीट से दूर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट पर फील्ड आपको ठीक मिलेगी ना, ठीक है। तो दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, हाँ। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म ना, क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पॉइंट कहीं भी होगा हर पॉइंट पर फील्ड आपको एक ही मिलेगा। जब हर पॉइंट पर फील्ड एक ही रहेगा, डायरेक्शन एक ही रहेगी, तो क्या होगा यूनिफॉर्म फील्ड करेगा,
और डायरेक्शन किधर होगी बताइए, डायरेक्शन एलॉन्ग एक्सिस ना, ठीक है, एलॉन्ग एक्सिस, ठीक है। और तो एक्सिस क्या है बताओ, सी के परपेंडिकुलर है, सी के क्या है परपेंडिकुलर ना, तो फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सी अवे फ्रॉम द सी, ये पॉजिटिव टुवर्ड द सी इफ नेगेटिव ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका बेटर फॉर्म देखेंगे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ये जो है फील्ड आपका जो है आर के नाम आ रहा है, आर की डायरेक्शन में आ रहा है ना, यार आर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आर के नाम यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर क्या होगा, क्या होगा आर क्या ना, आर क्या देख सकते हैं, या फिर जो है ये नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ना, यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर जो है ये एक्सिस के नाम है, एक्सिस हमारे जो है फ्लैट सरफेस के नाम है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये वैल्यू समझ लीजिए। वेक्टर एक कितना हो जाएगा, वेक्टर एक हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम क्या दे देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द चार्ज शेप ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो फील्ड एट दिस पॉइंट अराउंड द सी शेप एंड नॉर्मल टू द सरफेस अवे फ्रॉम द सरफेस इज पॉजिटिव इफ सी इज पॉजिटिवली चार्ज, टुवर्ड द सरफेस इफ सी इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। So we conclude that uniform electric field exists around the charge sheet of infinite distance ना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए राइट, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज sheet of infinite extension, electric field density due to spherical charge distribution, due to spherical charge distribution, ठीक है, या चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर भी कह सकते हैं, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और दोनों इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये शीट का है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके और सारे डायरेक्शन है लेकिन ये तीनों जल्दी पूछ लिया, ठीक है। कॉपी कर लिए।